आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम महाजनपद काल का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने महाजनपद काल से संबंधित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित सामान्य जानकारियों के बारे में अध्ययन किया था। 16 महाजनपद हैं। इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र में मिलता है। मुख्य रूप से दो याद रखना है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अस्मक जो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, और हमने 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा की। और 2-3 महाजनपद हैं जिनका हमने उल्लेख कर लिया है, जिनका अध्ययन कर लिया है। कंबोज, गांधार और कुरु महाजनपद का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जो महाजनपद हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस टॉपिक को हम समाप्त कर लें। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। टॉपिक है आपका महाजनपद। एक महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। एक महाजनपद है दोस्तों जिसका नाम है अवंती। तो अवंती के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी स्थिति क्या है। स्थिति यानी ये कहाँ स्थित था। पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र में स्थित था। जो अवंती है, मालवा मध्य प्रदेश, पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र में इसकी स्थिति थी। स्थिति कर लेते अपन, स्थिति। इसके बाद देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला अवंती को 2 भागों में बांटती है। इसके पश्चात हम बात करें इसकी राजधानियाँ। राजधानियाँ देखिए, उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। लेकिन बुद्ध काल में, महात्मा बुद्ध के समय यहाँ की राजधानी उज्जैनी ही थी। आपको ये याद रखना है, बुद्ध काल में राजधानी थी यहाँ की उज्जैनी। तो बुद्ध काल में दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। तो अवंती स्थिति, इसकी स्थिति कहाँ है? पश्चिमी मध्य मालवा क्षेत्र। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती है। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। महात्मा बुद्ध के समय अर्थात बुद्ध काल में राजधानी क्या थी? आपको याद रखना है, बुद्ध काल में इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। इसके पश्चात देखिए, चंड प्रदोत।
इसके बारे में हमें 2-3 लाइनें देखनी है। चंड प्रद्योत ये बुद्ध के समय यहाँ का शासक था, महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक था। तो इसी में नोट करते हैं अपन। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक था। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत ने बुद्ध को अवंती आने का निमंत्रण दिया था। चंड प्रद्योत ने, जो अवंती का शासक है, उन्होंने महात्मा बुद्ध को कहाँ आने का निमंत्रण दिया? अवंती। लेकिन बुद्ध कभी भी अवंती न जा सके या न आ सके। तो आपको याद रखना है कि कहाँ के शासक ने बुद्ध को बुलाने का प्रयास किया लेकिन बुद्ध नहीं जा सके। तो आपका उत्तर क्या होगा? अवंती। और शासक की बात करें तो शासक का नाम क्या होगा? चंड प्रद्योत। शासक का नाम क्या होगा? चंड प्रद्योत। दोस्तों, इनके बारे में एक उल्लेख मिलता है कि चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, इसलिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके उपचार के लिए भेजा था। तो चंड प्रद्योत, एक तो ये जो चंड प्रद्योत है ये महाकत्सायन के प्रभाव में आकर बौद्ध बने थे। यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किसके प्रभाव में आकर? महाकत्सायन के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके पश्चात चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। मगध नरेश बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनका इलाज करने के लिए भेजा था। करने के लिए भेजा था। तो दोस्तों, यहाँ तक एक बार पुनः देखिए आप। अवंती स्थिति यानी कहाँ स्थित था? ये पश्चिमी मध्य मालवा क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती है। इसकी 2 राजधानियां हैं, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। बुद्ध काल में राजधानी क्या थी? उज्जैनी। बुद्ध काल में राजधानी क्या थी? उज्जैनी। चंड प्रद्योत बुद्ध के समय यहाँ का शासक था और इसने बुद्ध को अवंती आने का निमंत्रण दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध वृद्धावस्था के कारण अवंती नहीं जा सके। ये जो चंड प्रद्योत है महाकत्सायन के प्रभाव में आकर क्या बने थे? बौद्ध बने थे। ये एक बार पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। मगध नरेश बिंबिसार ने अपने राजवैद्य बिंबिसार और इसका राजवैद्य था जीवक को इसके दरबार में भेज दिया था। इसके पश्चात देखिए व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसीलिए अवंती का आर्थिक महत्व था। अवंती व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसीलिए इसका आर्थिक महत्व था।
और मगध के शासक आएंगे एक शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती का मगध में विलय किया था, ये याद रखना है आपको। शिशुनाग ने, ये हम आगे बात करेंगे शिशुनाग के बारे में, जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। शिशुनाग ने अवंती का विलय किया था, मगध में विलय करेगा, वो आगे डिटेल से बात करेंगे अपन। तो ये है दोस्तों अवंती। तो चौथा महाजनपद हो गया आपका अवंती। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5, पांचाल। इसके बाद है पांचाल। देखिए इसकी स्थिति क्या है, बरेली, आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। स्थिति क्या है इसकी, आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। इसके पश्चात देखिए इसकी भी 2 राजधानियां थी। राजधानी पांचाल की राजधानी देखिए उत्तरी पांचाल, अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र। दक्षिणी पांचाल कामपिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, कामपिल्य। तो पांचाल स्थिति क्या है इसकी, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में है। राजधानी उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है, कामपिल्य। इसके पश्चात देखिए यह है, यानी पांचाल उत्तर वैदिक काल में पांच कबीलों से मिलकर बना। जो पांचाल है वो उत्तर वैदिक काल में कितने कबीलों से मिलकर बना, 5 कबीलों से मिलकर बना। और जो आपका कन्नौज या कान्यकुब्ज, कन्नौज का दूसरा नाम मिलता है कान्यकुब्ज नगर, इसी में स्थित था, पांचाल क्षेत्र में स्थित था। जो कन्नौज नगर है, कन्नौज का दूसरा नाम है कान्यकुब्ज, वो किस में स्थित था, इसी पांचाल क्षेत्र में, पांचाल महाजनपद में स्थित था। इसी प्रकार महाभारतकालीन राजा महाभारतकालीन यहाँ के राजा द्रुपद, याद रखना है दोस्तों, महाभारतकालीन पांचाल का राजा कौन था, द्रुपद। इसी प्रकार महाभारतकालीन द्रौपदी पांचाल की ही थी। महाभारतकालीन जो द्रौपदी का अध्ययन करते हैं अपन, द्रौपदी के बारे में पढ़ते हैं, ये पांचाल की ही थी। और इस द्रौपदी को पांचाली कहा गया, इसे पांचाली कहा गया। तो दोस्तों ये है पांचाल। पांचाल की स्थिति क्या है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। राजधानी उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। यह उत्तर वैदिक काल में 5 कबीलों से मिलकर बना। और जो कन्नौज या कान्यकुब्ज है,
जो नगर है वो इसी महाजनपद का हिस्सा है, इसी में स्थित था। महाभारत कालीन यहाँ का राजा कौन था? द्रुपद। और महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल की ही थी, जिसे क्या कहा गया? पांचाली कहा गया। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक महाजनपद है आपका मत्स्य, एकमात्र महाजनपद जो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित था। जैसे एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था अस्मक, और एकमात्र महाजनपद जो मरुस्थल क्षेत्र में स्थित था वो कौन सा हो जाएगा? मत्स्य। एकमात्र महाजनपद जो मरुस्थल क्षेत्र में था, मरुस्थल क्षेत्र में एकमात्र, यानी राजस्थान में एकमात्र महाजनपद कौन सा हो जाएगा? आपका मत्स्य। और ये जयपुर स्थिति की बात करें, जयपुर, अलवर व भरतपुर का क्षेत्र, जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को महाजनपद काल, मत्स्य महाजनपद काल के अंतर्गत शामिल किया गया। इसकी राजधानी पता ही है आपको, विराटनगर थी। इसकी राजधानी विराटनगर थी, और यहाँ के राजा का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था विराट। सामान्य है, सभी का पढ़ा हुआ है। तो आपको एक तो अवंती सही तरीके से याद रखना है, और एक पांचाल। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मल्ल महाजनपद है, और ये गणराज्य था। ये क्या था? गणराज्य। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि 16 में से 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक थे। 2 गणतंत्रात्मक, तो एक गणतंत्रात्मक था। तो इसके बाद हम बात करते हैं मल्ल। देखिए दोस्तों, मल्ल तो अपन नोट कर सकते हैं, यह एक गणतंत्रात्मक या गणराज्य था। यह एक जैसे अगर आपको याद हो, 2 गणराज्य बताए थे मैंने, वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल। तो यह एक गणराज्य था। स्थिति देवरिया जिला, यूपी। देवरिया जिला यूपी। स्थिति कहाँ है इसकी? देवरिया जिला यूपी। और मल्ल क्या था? एक गणराज्य। ये 2 गणों में विभक्त था, या इसकी 2 राजधानियां थी। दो गणों में विभक्त था, या अपन कह सकते हैं इसकी 2 राजधानियां थी। इसकी 2 राजधानियां थी, या 2 गणों में विभक्त, जैसे भी। एक तो है नंबर 1 कुशीनारा के मल्ल। एक तो है कुशीनारा के मल्ल, एक है पावापुरी के मल्ल। जो कुशीनागरा है, इसका वर्तमान नाम है कपिसा। कुशीनारा, इसका वर्तमान नाम क्या है? कपिसा। और नंबर 2 पावापुरी के मल्ल, और इस पावापुरी का वर्तमान नाम है पडरौना।
पावापुरी का वर्तमान नाम क्या है? पडरौना। तो मल्ल एक गणराज्य था। स्थिति क्या है इसकी? देवरिया जिला यूपी। ये दो गणों में विभक्त है या दो राजधानियां थी, कुशीनारा पावापुरी। गण भी बोल सकते हैं, राजधानियां बोल सकते हैं। एक तो कुशीनारा के मल्ल, तो कुशीनारा का वर्तमान नाम क्या है? कपीसा। और एक है पावापुरी के मल्ल अर्थात पडरौना। पावापुरी का वर्तमान नाम क्या है? पडरौना। इसके पश्चात देखिए कुशीनारा के मल्लों ने ही महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनारा के मल्लों के द्वारा किया गया था। कुशीनारा के मल्लों ने ही बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। इसके पश्चात पावा के मल्लों ने एक संस्थागार बनवाया था जिसका नाम था उभटक। पावा के मल्लों ने उभटक नामक संस्थागार बनवाया और इसका ये जो संस्थागार है, इस संस्थागार का उद्घाटन बुद्ध ने किया था। इसका उद्घाटन बुद्ध द्वारा किया गया था। तो यहाँ तो बुद्ध का अंतिम संस्कार तो कहाँ के मल्लों के द्वारा किया गया? कुशीनारा के मल्लों के द्वारा। और पावा के मल्लों ने उभटक नामक संस्थागार बनवाया था जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा। और देखिए दोस्तों, आपको पता होगा ये जो कुशीनारा है, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध, और जो पावा है, पावा में महावीर स्वामी का देहांत हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको। खैर इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, फिर भी कुशीनारा में बुद्ध तथा पावापुरी में महावीर स्वामी का देहांत हुआ था। तो आपको ये लाइनें भी याद रखनी है। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध और पावापुरी में किसका देहांत हुआ था? महात्मा बुद्ध, सॉरी, कुशीनारा में बुद्ध और पावापुरी में महावीर स्वामी का। अजात शत्रु, जो भी नाम पढ़ रहे हैं अपन आगे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। अजात शत्रु ने, ये जो आपका मल्ल है, मल्ल का विलय किया। ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। तो मल्ल का विलय करने वाले शासक कौन है? अजातशत्रु। ये मगध के शासक होंगे, वहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। अजातशत्रु। तो दोस्तों मल्ल क्या था? एक गणराज्य था और इसमें दो गण थे, दो राजधानियाँ बोल सकते हैं, कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। तो ये हो गया आपका मल्ल। इसके बाद हम बात करते हैं अंग। एक महाजनपद है, अंग महाजनपद। देखिए सबसे पहले स्थिति की बात करें। स्थिति, मुंगेर व भागलपुर जिला जो कहाँ है? बिहार में। मुंगेर व भागलपुर जिला, यहाँ अंग महाजनपद स्थित था। इसके पश्चात इसकी राजधानी
पता ही है आपको। चंपा, राजधानी क्या थी इसकी? चंपा। महाभारत में इसे मालिनी कहा गया है। महाभारत में चंपा को क्या कहा गया है? मालिनी कहा गया है। महाभारत में चंपा को क्या कहा गया? मालिनी। इसके पश्चात अथर्ववेद में इसका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अंग का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में। इसके पश्चात देखिए, इस अंग का वास्तुकार था महागोविंद। ये याद रखना है आपको, अंग का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। इसके पश्चात बिंबिसार ने यहाँ के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में विलय किया। तो अंग का मगध में विलय करने वाले कौन थे? बिंबिसार। अंग का मगध में विलय करने वाले शासक कौन है? बिंबिसार। क्योंकि सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में देखने को मिलेगा मगध। इसीलिए हम मगध का यहाँ वर्णन न करके, मगध की यहाँ चर्चा न करके, मगध का अलग ही टॉपिक लेंगे, वहाँ डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मल्ल, और उसके बाद है अंग। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक महाजनपद है आपका अस्मक। एक महाजनपद है अस्मक। इसके बारे में देखिए, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। और ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक। और कौन सी नदी से संबंधित है? गोदावरी नदी से। इसकी राजधानी पोटन या पोटनी, जिसके बारे में अध्ययन हम कर भी चुके हैं। इसकी राजधानी पोटन अथवा पोटनी। इसकी राजधानी क्या है? पोटन अथवा पोटनी। और यहाँ के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। यहाँ के राजा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। यहाँ के राजा इक्ष्वाकु वंशीय या वंश के क्षत्रिय थे। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अस्मक व मूलक, ये उल्लेख मिलता है हमें। अस्मक व मूलक एक दूसरे के पड़ोसी एवं शत्रु थे। एक दूसरे के पड़ोसी और शत्रु कौन कौन थे? अस्मक और मूलक। इसके पश्चात अस्मक के राजा अस्मक का एक राजा था जिसका नाम था अरुण। अरुण ने कलिंग को जीत लिया था। अस्मक का एक राजा है जिसका नाम था अरुण। अरुण ने किस पर अधिकार कर लिया था? कलिंग पर। और अस्मक का अवंती के साथ संघर्ष हुआ और अंत में अवंती ने अस्मक को पराजित किया। अवंती अस्मक संघर्ष में
अस्मक पराजित हुआ। अवंती ने संघर्ष में अस्मक को पराजित किया। तो दोस्तों, मल्ल जो गणराज्य है, अंग, बिहार, चंपा, अथर्ववेद में इसका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसका वास्तुकार महागोविंद था। बिंबिसार ने यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में विलय किया। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित। इसकी राजधानी क्या थी? पोटन या पोटनी। यहाँ कौन से वंश से संबंधित राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। अस्मक और मूलक एक दूसरे के पड़ोसी एवं शत्रु हुआ करते थे। अस्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीत लिया था और अवंती के साथ अस्मक का संघर्ष हुआ और इसमें अस्मक को पराजित होना पड़ा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वत्स। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स देखिए यूपी में स्थित है। वत्स तो ये प्रयागराज यूपी में स्थित। वत्स प्रयागराज यूपी में स्थित। इसकी राजधानी कौशाम्बी। आपको याद होगा नीचक्सु ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया था। तो वत्स प्रयागराज यूपी में स्थित है। राजधानी क्या है? कौशाम्बी। जो किसने बनाई थी? नीचक्सु ने इसे राजधानी बनाया था। इसके पश्चात देखिए, बुद्ध काल में यहाँ का राजा उदयन था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा था उदयन और ये पौरव वंश का राजा था। बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौन था? उदयन। और ये कौन से वंश से संबंधित था? पौरव वंश से। आपने एक नाटक का नाम सुना होगा, सौपनवासवद्धता। सौपनवासवद्धता जो भास के द्वारा लिखा गया था, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, सौपन वासवद्धता से क्या जानकारी मिलती है? सौपनवासवद्धता जिसका संबंध किससे था? भास से। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, इसमें राजा उदयन तथा अवंती की राजकुमारी अवंती की राजकुमारी वासवद्धता की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। सौपन वासवद्धता जो भास द्वारा रचित है और इससे क्या जानकारी मिलती है? राजा उदयन तथा अवंती की राजकुमारी वासवद्धता की प्रेम कहानी। ये जो वासवद्धता थी, ये चंड प्रद्योत की पुत्री थी, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। चंड प्रद्योत की पुत्री थी। जो वासवद्धता है, एक इसकी पुत्री थी, चंड प्रद्योत की। इसके पश्चात देखिए, बौद्ध भिक्षु है एक, पिंडोल।
बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या है, पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यह बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध बनाया, उदयन को बौद्ध बनाया था, या इनके प्रभाव में आकर इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। इसके पश्चात देखिए, ये जो आपका कौशाम्बी है, कौशाम्बी से गंधीकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनकी चर्चा करेंगे आगे हम। गंधीकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कौशाम्बी से गंधीकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और शिशुनाग जो मगध का शासक है, मगध नरेश शिशुनाग ने किसका, वत्स का मगध में विलय किया। तो वत्स का मगध में विलय करने वाले शासक कौन हैं, शिशुनाग जो मगध के शासक है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो वत्स प्रयागराज यूपी में स्थित है। राजधानी क्या है, कौशाम्बी जो चक्षु ने बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था, उदयन। और ये कौन से वंश से संबंधित है, पूर्व वंश से संबंधित है। सौपन वासवदत्ता जो भास का एक नाटक है, इसमें राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। वासवदत्ता कौन थी, चंडप्रद्योत की पुत्री। चंडप्रद्योत कहाँ का शासक है, अवंती का शासक है। बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध बनाया था। कौशाम्बी से गंधीकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कौशाम्बी से गंधीकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और मगध नरेश जिसका नाम है शिशुनाग, मगध नरेश का नाम क्या है, शिशुनाग। शिशुनाग ने वत्स का मगध में विलय कर दिया था। तो दोस्तों ये हो गया आपका वत्स। इसके बाद हम बात करते हैं काशी, यूपी में स्थित है काशी। इसके बारे में देखिए, इसकी राजधानी है वाराणसी या बनारस। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी अथवा बनारस। अपने अध्ययन भी किया था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा हुआ करते थे। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, इनके पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे, काशी के राजा थे। इसके पश्चात यहाँ का एक शासक था, यानी काशी का एक शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने कौशल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। तो काशी का एक शासक था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने कौशल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात देखिए, ये जो काशी है, ये सूती कपड़ा व घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी सूती कपड़ा और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार कौशल का एक शासक था प्रसेनजीत। कौशल नरेश जिसका नाम क्या था, प्रसेनजीत।
ने काशी पर अधिकार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी पर अधिकार किया था और इसी प्रसेनजीत ने अपनी बहन इनकी बहन का नाम था महाकोसला। इनकी बहन का नाम क्या था? महाकोसला। महाकोसला का विवाह बिंबिसार के साथ किया था। देखिए, कौशल का एक शासक है, शासक का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने काशी पर अधिकार किया और इसने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया था? महाकोसला। बहन का नाम क्या है? महाकोसला। इसका विवाह किसके साथ किया? बिंबिसार के साथ। और इस प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था, ये याद रखना है आपको। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, हम रिवाइज करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, लेकिन आप बार बार रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, आज नहीं तो हम इसे कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, 3 पार्टों में पढ़ लेंगे इसे। वत्स, देखिए प्रयागराज यूपी में स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी जो नीचक्षु ने बनाई। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? उदयन, जो पौरव वंश का था। सौपनवास वद्धता जो भास का नाटक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी कौन है? वासवदत्ता। इसकी प्रेम कहानी क्या थी, इसका उल्लेख मिलता है। और ये वासवदत्ता कौन थी? अवंती नरेश चंड प्रदोत की पुत्री। वासवदत्ता अवंती नरेश चंड प्रदोत की पुत्री थी। बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध बनाया था। कौशाम्बी से गंधिकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मगध नरेश शिशुनाग ने वत्स का मगध में विलय किया। तो वत्स का मगध में विलय करने वाला मगध का शासक कौन था? शिशुनाग। मगध का शासक कौन था? शिशुनाग। इसके बाद हम बात करते हैं काशी। राजधानी क्या है इसकी? वाराणसी अथवा बनारस, यूपी में स्थित है। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनके पिता सुसैन काशी के राजा हुआ करते थे। यहाँ का एक शासक था, शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। काशी का एक शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने कौशल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। और ये जो काशी है, सूती कपड़ा व घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सूती कपड़ा और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौशल नरेश, कौशल का एक शासक है जिसका नाम था प्रसेनजीत। कौशल का शासक है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने काशी पर अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत ने अपनी बहन, इनकी बहन का नाम क्या है? महाकोसला। महाकोसला का विवाह किसके साथ किया? मगध नरेश बिंबिसार के साथ। और इसी प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। तो दोस्तों याद रखना है कि बिंबिसार को काशी दहेज के रूप में देने वाले शासक का नाम क्या था? प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? कौशल का शासक था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। एक बार पूरे वीडियो में 1 से सवा घंटे का वीडियो बन जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बचा हुआ जो पार्ट है वो अंतिम और तीसरे वीडियो में हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।